ऑफिस की उबाऊ दुनिया में ग्रेग काम को एक तरफ रखकर कागज पर ड्राइंग्स बनाता रहता है। उसके दिमाग में एक खूबसूरत जगह और एक आकर्षक औरत की छवि बार बार उभरती है, जो इतनी जीवंत लगती है कि मानो सचमुच सामने हो। तभी उसकी बेटी एमिली का फोन आता है। वह पहले ग्रेग से उसके कंधे की चोट के बारे में पूछती है। ग्रेग बताता है कि वह अपनी दवाएं ले रहा है। फिर एमिली उसे अपनी ग्रेजुएशन के जश्न के लिए डिनर पर बुलाती है, लेकिन ग्रेग का अपनी पूर्व पत्नी से रिश्ता ठीक नहीं है और उसे डर है कि वह डिनर खराब कर देगा। इसके बजाय वह एमिली और उसके भाई को अगले दिन बाहर ले जाने का प्रस्ताव रखता है। इसके बाद ग्रेग फार्मेसी को अपनी दवा की रिफिल के लिए फोन करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसकी सारी रिफिल खत्म हो चुकी हैं। अपनी आखिरी गोली लेने के बाद वह अपने बॉस से मिलने के लिए निकलता है। यह नहीं देखता कि उसका बटुआ डेस्क पर रहस्यमयी तरीके से गायब दिखाई दे रहा है। बॉस ब्योर्न ग्रेग को डांटता है कि वह सारा वक्त ड्राइंग्स बनाने में बर्बाद करता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। शुरू में ग्रेग सदमे में रहता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे, लेकिन जब ब्योर्न उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वह गुस्से में उसे धक्का दे देता है। ब्योर्न का सिर डेस्क से टकराता है और वह तुरंत मर जाता है। घबराहट में ग्रेग कुछ विकल्पों पर विचार करता है, लेकिन बाथरूम में कोई है और इमरजेंसी एग्जिट से अलार्म बज जाएगा। वह लाश को शर्ट की आस्तीन से खिड़की पर लटकाकर पर्दे से ढक देता है। जब सेक्रेटरी आती है तो ग्रेग कहता है कि ब्योर्न आया ही नहीं और वह चुपके से निकल जाता है। बार में पहुंचकर ग्रेग एक तगड़ा ड्रिंक मांगता है और देखता है कि इजाबेल नाम की एक औरत उसे घूर रही है। अचानक वह उसकी ओर अजीब इशारे करती है और घोषणा करती है कि ग्रेग असली है, क्योंकि उसकी जादुई शक्तियां उस पर काम नहीं करती। ग्रेग हैरान है तो इजाबेल अपनी बांह लहराकर वेटर की ट्रे से सामान गिरा देती है। वह कहती है कि ग्रेग को अलीबी चाहिए और ऑफिस की खिड़की की ओर इशारा करती है जहां लाश दिख रही है। इजाबेल बताती है कि वह इस दुनिया की रचयिता है और उसकी मदद करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले उसे ग्रेग से अपना हार वापस लाना है जो उसके पूर्व प्रेमी के पास है। चूंकि उसका पूर्व प्रेमी असली है, इसलिए वह उस पर अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर सकती। ग्रेग कुछ समझ नहीं पाता तो इजाबेल बताती है कि सड़क पर लोग और बारटेंडर असली नहीं हैं। वह यह भी जानती है कि उसका नाम ग्रेग है, हालांकि उसने अपना परिचय नहीं दिया। वह कहती है कि उसने यह नाम उसके दिमाग से लिया। ग्रेग बाथरूम जाता है और वहां इजाबेल के पूर्व प्रेमी को बेहोश पड़ा पाता है। वह उसके हाथ से हार लेकर इजाबेल को देता है। इजाबेल बताती है कि हार में खास पीले क्रिस्टल्स हैं जो इस नकली दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जब उसे पता चलता है कि वह आदमी बेहोश था तो वह ग्रेग को उसका बटुआ भी लाने के लिए वापस भेजती है। फिर वे उस पैसे से शराब खरीदते हैं, क्रिस्टल्स को उसमें मिलाते हैं और पी लेते हैं। अब इजाबेल कहती है कि ग्रेग आजाद है। वे नई शक्ति का इस्तेमाल कर ब्योर्न की लाश को खिड़की से धक्का देकर आत्महत्या का रूप देते हैं। ग्रेग घबराए हुए भीड़ में शामिल होने दौड़ता है, लेकिन इजाबेल उसे संदेह से बचाने के लिए खींच ले जाती है। वह कहती है कि उसे छिपना होगा, इसलिए उसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर ले जाती है जहां वह उसे अपना फोन बेचने के लिए मजबूर करती है। ग्रेग आखिरी बार अपनी परिवार की तस्वीर देखता है और फोन सौंप देता है। टीवी पर ब्योर्न की मौत की खबर चल रही होती है। इसके बाद इजाबेल ग्रेग को अपने बस्ती वाले ठिकाने पर ले जाती है जहां कई बेघर लोग रहते हैं, लेकिन वह कहती है कि वह बेघर नहीं है, बस ग्रिड से बाहर रहना चाहती है। चूंकि वहां बिजली और पानी है और ग्रेग के पास कोई विकल्प नहीं, वह कुछ समय वहां छिपने को राजी हो जाता है। शाम को वे न्यूज़ देखते हैं और पता चलता है कि ब्योर्न की मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या मान लिया गया है, यानी ग्रेग अब सुरक्षित है। फिर भी उसे अपराध बोध सताता है तो इजाबेल उसे याद दिलाती है कि ब्योर्न असली नहीं था। जब वह अभी भी यकीन नहीं करता तो इजाबेल उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिखाने का फैसला करती है। वह पहले उसके हाथ में एक लाइटर देती है और उसे दूर से मोमबत्तियां जलाने की कला सिखाती है। ग्रेग पहली बार में ही कामयाब हो जाता है। फिर इजाबेल अपनी बांह लहराकर मोमबत्तियां बुझा देती है और लाइटर वापस ले लेती है। अब ग्रेग अपने खाली हाथ से कोशिश करता है और फिर से मोमबत्तियां जला देता है। डिनर के दौरान ग्रेग इजाबेल को अपने ड्राइंग्स दिखाता है जिसमें एक शानदार घर और एक खूबसूरत औरत है। इजाबेल कहती है कि यह औरत वह खुद है, यानी ग्रेग इस दुनिया के बाहर की उनकी असली जिंदगी को चित्रित कर रहा था और वह उसका साथी है। दोनों एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। अगली सुबह एमिली अपने भाई आर्थर से मिलने जाती है। वह चाहती है कि आर्थर ग्रेग को ढूंढने और उसे ग्रेजुएशन में आने के लिए मनाने में मदद करे, लेकिन आर्थर मना कर देता है। कहता है कि वह अब ग्रेग पर भरोसा नहीं करता। वह एमिली को याद दिलाता है कि ग्रेग हमेशा अपनी चोट को बहाना बनाता है और संकेत देता है कि वह दवाओं का आदी है। इससे नाराज होकर एमिली चली जाती है। उधर इजाबेल और ग्रेग रोलर ब्लेडिंग का मजा लेते हैं और अपनी शक्तियों से लोगों को गिराते हैं, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी।
ग्रेग शुरू में हिचकता है, लेकिन इजाबेल उसे सिखाती है कि कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि यह सब असली नहीं है। जब सभी लोग गिर जाते हैं, वे रिंग के बीच में चुंबन करते हैं। बाथरूम में वे और पीले क्रिस्टल्स लेते हैं और एक स्टॉल में अंतरंग पल बिताते हैं। बाहर निकलते वक्त वे कोट स्टैंड से कपड़े चुरा लेते हैं। बाहर वे खुद को गिरफ्तार होते देखते हैं, लेकिन अचानक वे पुलिस की गाड़ियों में हैं और चुराए हुए कपड़ों में 2 बेघर लोग दिखते हैं। पुलिस स्टेशन में उनकी तस्वीरें ली जाती हैं, लेकिन वे अपना नाम बताने से इनकार कर देते हैं। जल्द ही उन्हें रिहा कर दिया जाता है और वे और मस्ती करने को उत्सुक रहते हैं। इसी बीच एमिली अपने पिता को ढूंढने के लिए स्थानीय शेल्टर्स में जाती है। कुछ देर बाद इजाबेल ग्रेग को रेस्तरां में इंतजार करने को कहती है। फिर वह कोने पर जाती है, जहां वह स्थानीय कामकाजी महिलाओं से एक क्लाइंट चुरा लेती है। ग्रेग खाना ऑर्डर करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं और इजाबेल क्लाइंट की गाड़ी में चली जाती है। एक टेबल पर आर्थर अपने दोस्तों के साथ बैठा है। वह अपने पिता की बुरी हालत देखता है, लेकिन पास नहीं जाता। ग्रेग कुछ देर बाहर इंतजार करता है और एक कर्मचारी को उस पर दया आती है, जो उसे कुछ एक्सपायर्ड खाना देता है। तभी इजाबेल वापस आती है और वे साथ में खाना खाते हैं। शाम को इजाबेल कैंडो से मिलने जाती है ताकि वह उसके हार में और पीले क्रिस्टल्स डाले। ग्रेग बाहर इंतजार करता है, तभी एक डीलर उसके पास आता है और उसे गैर कानूनी पदार्थ बेचने की कोशिश करता है। जब ग्रेग मना करता है तो डीलर उसे अपमानित करते हुए अपनी पीठ दिखाता है। उसी वक्त एमिली उस इलाके में अपने पिता को ढूंढ रही होती है, क्योंकि आर्थर ने उसे बताया था कि उसने ग्रेग को देखा है। आखिरकार वह ग्रेग को इजाबेल का इंतजार करते हुए पाती है और चिंतित होकर उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। ग्रेग उसे थोड़ा और इंतजार करने को कहता है और वादा करता है कि वह उसकी ग्रेजुएशन में आएगा, लेकिन एमिली बताती है कि उसकी ग्रेजुएशन 2 हफ्ते पहले हो चुकी है। लगता है ग्रेग समय का हिसाब खो चुका है, फिर भी वह अपनी बेटी के साथ जाने से इनकार करता है। हार मानकर एमिली उसे अपना फोन नंबर देती है और कहती है कि वह जब चाहे उसे फोन करे। एमिली के जाने के बाद ग्रेग कागज देखता है और पाता है कि यह उसकी ग्रेजुएशन की तस्वीर है। तभी इजाबेल और क्रिस्टल्स लेकर वापस आती है और ग्रेग को एमिली को नजरअंदाज करने को कहती है, क्योंकि वह असली नहीं है। जब वे चल पड़ते हैं, एक और डीलर उनकी वैन से उनका पीछा करता है और उनके इलाके में होने के लिए धमकी देता है। ग्रेग बहुत सारे क्रिस्टल्स ले लेता है और अपनी शक्ति से वैन को कुचल देता है, लेकिन फिर उसे उल्टी हो जाती है। अगली सुबह ग्रेग इजाबेल के ठिकाने पर जागता है। इजाबेल वहां नहीं है तो वह अपनी चीजें लेकर निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त एक बेघर व्यक्ति उस पर बियर का कैन फेंकता है और ग्रेग सुबह सुबह पीना शुरू कर देता है। वह एक पे फोन ढूंढता है और एमिली को फोन करता है, लेकिन उसे सिर्फ वॉइस मेल मिलता है। जब वह बस्ती में वापस जाता है तो इजाबेल गुस्से में होती है, क्योंकि वह चला गया था। वह कहती है कि उसने एक नोट छोड़ा था और सारे क्रिस्टल्स चोरी हो गए हैं। इजाबेल ग्रेग की जेब में एमिली की तस्वीर देखती है और रो पड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्रेग एक नकली इंसान को चुन रहा है। ग्रेग कसम खाता है कि उसने अपनी बेटी से मुलाकात नहीं की और उनका झगड़ा हो जाता है। इजाबेल फिर से चिढ़कर ग्रेग को याद दिलाती है कि वह एक सिमुलेशन के जाल में फंस रहा है और उसे लगता है कि वह उसे खो रही है। जब ग्रेग कहता है कि उन्हें साथ रहना बंद कर देना चाहिए, तो इजाबेल उसे थप्पड़ मार देती है और दावा करती है कि वे आत्मीय साथी हैं। ग्रेग गुस्से में कहता है कि उसे इजाबेल की कहानी का कोई सबूत नहीं मिला। ग्रेग को रोकने के लिए बेताब इजाबेल एक तिजोरी खोलती है और कैंडो से मिले नीले क्रिस्टल्स निकालती है। वह कहती है कि ये क्रिस्टल्स उन्हें सिमुलेशन से बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ सिद्धांत है। उन्हें 10-10 क्रिस्टल्स लेने हैं, लेकिन इजाबेल के पास उससे कम है। फिर भी वह जोखिम लेने को तैयार है। एक खास डिवाइस से ग्रेग नीले क्रिस्टल्स लेता है और अचानक एक नई जगह पर जागता है। एक रहस्यमयी कमरे में वह खुद को शानदार कपड़ों में और एक बड़ी मशीन से जुड़ा पाता है, जिसमें कई दिमाग हैं। इजाबेल भी वहां है, जाग रही है और पूरी तरह स्वस्थ दिख रही है। एक चिंतित टेक्नीशियन उन्हें चेक करता है और उन्हें डॉक्टर कहकर बुलाता है। इजाबेल उसे आश्वस्त करती है कि वे ठीक हैं और उन्होंने जानबूझकर ब्रेन बॉक्स से बाहर निकलने का फैसला किया। टेक्नीशियन ग्रेग को मशीन से डिस्कनेक्ट करने में मदद करता है और उसे रिहाइड्रेशन के लिए गटोरेट देता है। ग्रेग की उलझन देखकर इजाबेल बताती है कि सिमुलेशन में सिर्फ मशीन से जुड़े स्वयंसेवक ही असली हैं। बाकी लोग जिन्हें वे देखते थे नकली जनरेटेड व्यक्ति FGPs थे। फिर टेक्नीशियन पुष्टि करता है कि उसने उनके पुनर्जनन को क्लाउड में सहेज लिया है। जब ग्रेग कंप्यूटर देखता है तो उसे पता चलता है कि एमिली FGP की श्रेणी में है। इजाबेल ग्रेग को रिसर्च फैसिलिटी से बाहर ले जाती है और वह एक यूटोपियन दुनिया देखता है जो उन्नत तकनीक से भरी है। कुछ लोग अपने असली शरीर की जगह होलोग्राम भेजते हैं।
ग्रेग चिंतित होता है जब एक वैज्ञानिक इजाबेल की रिसर्च पर सवाल उठाता है, लेकिन वह कहती है कि सब ठीक है। दोनों इस दुनिया की खूबसूरती को निहारने निकलते हैं और ग्रेग सोचता है कि उसे इसका कुछ भी याद क्यों नहीं। इजाबेल उसे आश्वस्त करती है कि लंबे समय तक मशीन से जुड़े रहने के कारण याददाश्त का जाना स्वाभाविक है और उसकी यादें जल्द लौट आएंगी। वह एक खास घर की ओर इशारा करती है, कहती है कि यह उनका घर है और ग्रेग को एहसास होता है कि यही वह जगह है जिसे वह ड्राइंग में बनाता था। जब दोनों इस दुनिया में एक शानदार दिन बिताते हैं, दूसरी दुनिया में एमिली अपने पिता को बेताबी से ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। शाम को इजाबेल चिंतित होती है क्योंकि ग्रेग की यादें अभी तक नहीं लौटी। उसे लगता है कि यह उसकी गलती है क्योंकि उसने ग्रेग को बिना सही मात्रा के सिमुलेशन से बाहर निकाला। जब वह कहती है कि उसकी यादें शायद कभी न लौटें, तो ग्रेग कहता है कि उसे परवाह नहीं, क्योंकि उसे यह जगह पहली बार अनुभव करना अच्छा लग रहा है। वह पूछता है कि क्या यह दुनिया हमेशा ऐसी थी। इजाबेल बताती है कि यह दुनिया पहले सिमुलेशन से भी बदतर थी, क्योंकि प्रदूषण ने सड़कों पर लोगों को मार डाला था और गरीबी नए स्तर पर पहुंच गई थी। 3 चीजों ने इसे बेहतर बनाया: सिंथेटिक बायोलॉजी, ऑटोमेशन और एस्ट्रॉयड माइनिंग। फिर इजाबेल एक मशीन लाती है जिसे थॉट विजुअलाइजर कहती है और बताती है कि इसे ग्रेग ने बनाया था। इस मशीन पर आप जो कुछ भी कहते हैं वह तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देता है। विजुअलाइजर की तस्वीरों के साथ इजाबेल इस दुनिया की कहानी सुनाती है। सिंथेटिक बायोलॉजी ने पर्यावरण की समस्याओं को ठीक किया और एस्ट्रॉयड माइनिंग कंपनी के मालिक ने इतना पैसा कमाया कि उसने बहुत कुछ बांट दिया। हर व्यक्ति को सालाना 5 लाख मिलने लगे और रोबोट सारे काम करने लगे। लोगों को अपनी रुचियों के लिए वक्त मिला, लेकिन वे जल्दी ही इसकी आदत पड़ गए और उनकी जिंदगी नीरस हो गई। इसलिए इजाबेल ने ब्रेन बॉक्स बनाया। बुरे अनुभवों से गुजरकर लोग अच्छे की कदर करना सीखते हैं। ग्रेग को लगता है कि यह काम करता है क्योंकि वह इस दुनिया में एक अद्भुत अनुभव कर रहा है। इजाबेल उसे याद दिलाती है कि उन्हें लैब वापस जाना है, लेकिन ग्रेग उसे एक और दिन मजे करने के लिए मना लेता है। अगले दिन दोनों सेलिंग करते हैं और फिर एक पार्टी में जाते हैं जहां वे अन्य वैज्ञानिकों के साथ दार्शनिक बातें करते हैं। शाम को एक डॉक्टर ग्रेग को अकेले में बताता है कि इजाबेल की रिसर्च के बारे में अफवाहें हैं। ग्रेग उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक है, लेकिन वह कहता है कि ग्रेग को नजर रखनी चाहिए क्योंकि यह इजाबेल की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद इजाबेल आकर पूछती है कि वे क्या बात कर रहे थे। ग्रेग टालने की कोशिश करता है, लेकिन इजाबेल चिढ़कर उसे बेवकूफ समझने का इल्जाम लगाती है। उसे लगता है कि कोई उस पर यकीन नहीं करता और सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ग्रेग उसे शांत करने के लिए कहता है कि वह उस पर यकीन करता है। दोनों पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, यह नहीं जानते कि एमिली का होलोग्राम उन्हें देख रहा है। टेक्नीशियन उसे चेतावनी देता है कि वह ग्रेग के पास न जाए क्योंकि वह अप्रत्याशित है। उस रात ग्रेग सिमुलेशन का सपना देखता है। अगली सुबह इजाबेल कहती है कि उसे अपने प्रयोग को साबित करना है और इसके लिए और डेटा चाहिए, इसीलिए उन्हें ब्रेन बॉक्स में वापस जाना चाहिए। ग्रेग वापस नहीं जाना चाहता और कहता है कि उसके पास जो डेटा है वह काफी है। इजाबेल तब मानती है जब ग्रेग प्रेजेंटेशन के दौरान इंटरव्यू के लिए हाँ कहता है। उस रात एक भरे हुए थिएटर में इजाबेल अपने प्रयोग को ब्लिस के नाम से पेश करती है। वह बताती है कि सच्ची खुशी तभी मिल सकती है जब आप इसके विपरीत स्थिति को समझें। ग्रेग को स्टेज पर बुलाया जाता है और इजाबेल उससे कुछ सवाल पूछती है। ग्रेग भीड़ को बताता है कि वह कितना अच्छा महसूस कर रहा है। इजाबेल सिमुलेशन में जाने से पहले की उसकी वीडियो दिखाती है जिसमें वह कड़वाहट और हताशा से भरा था। जब वह पूछती है कि क्या अब उसे किसी की कमी महसूस होती है, तो ग्रेग हिचकता है क्योंकि वह भीड़ में एमिली का होलोग्राम देखता है। फिर भी वह जवाब देता है नहीं। इजाबेल अपनी रिसर्च का निष्कर्ष निकालती है कि एक हताश इंसान अब आश्चर्य से भरा है। आफ्टर पार्टी में सारे वैज्ञानिक इजाबेल की रिसर्च की तारीफ करते हैं। ग्रेग बार बार एमिली का होलोग्राम देखता है और उसका पीछा करता है। उसे देखता है कि उसके आसपास सिमुलेशन की बदसूरत सड़कें दिखाई देती हैं। वह उससे पूछता है कि क्या वह वाकई वहां है। एमिली हाँ कहती है और उसे उसका नाम और बच्चों की याद दिलाती है। कहती है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। वह उसके टेंट में गई थी और पीले क्रिस्टल्स वाला हार लाई है। एमिली बचपन की एक कहानी सुनाती है और ग्रेग को खुशी होती है कि उसे वह याद है। उसकी बेटी उसे 2 दुनियाओं में से एक चुनने को कहती है। तभी कुछ लोग इजाबेल तक पहुंचने की कोशिश में बहस करने लगते हैं और आक्रामक हो जाते हैं, जिससे एक शख्स शीशे की मेज पर गिर पड़ता है। फिर कुछ प्रदर्शनकारी इमारत में घुस आते हैं जिससे अफरा तफरी मच जाती है। शोर से ग्रेग पलटता है और एमिली गायब हो जाती है। इजाबेल को भीड़ में फंसा देख ग्रेग पीला क्रिस्टल लेता है और अपनी शक्ति से लोगों को पीछे धकेल देता है। इसके बाद दोनों इमारत से भागते हैं, लेकिन बाहर और अराजकता और दंगे मिलते हैं जहां लोग हिंसक हो रहे हैं। होलोग्राम सिमुलेशन की गरीबी दिखा रहे हैं। इजाबेल निष्कर्ष निकालती है कि कम नीले क्रिस्टल्स लेने के कारण वे असली दुनिया में सिमुलेशन का दिमाग लेकर आए हैं। इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका सही मात्रा में नीले क्रिस्टल्स लेना है, लेकिन वे असली
असली दुनिया में उपलब्ध नहीं है। उनका एकमात्र विकल्प फिर से कनेक्ट करना है। दोनों लैब पहुंचते हैं जहां बिजली की दिक्कत है। टेक्नीशियन चेतावनी देता है कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन इजाबेल उसे नजरअंदाज करती है और खुद को और ग्रेग को मशीन से जोड़ देती है। जल्द ही वे बस्ती में जागते हैं जहां तेज बारिश हो रही है। वे कैंडो को ढूंढने बाहर जाते हैं। जब बारटेंडर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है तो इजाबेल अपनी शक्ति से उसे मार देती है। फिर वह एक टेबल पर बैठे समूह के पास जाती है और एक आदमी के बाल पकड़कर कैंडो के बारे में पूछती है। दूसरा आदमी चाकू निकालता है तो ग्रेग सबको शांत करने की कोशिश करता है। इजाबेल पूछताछ करती रहती है। तभी ग्रेग बाहर ब्योर्न को देखकर हैरान हो जाता है। वह उससे सवाल करता है कि असल में क्या हुआ, लेकिन ब्योर्न उसे कुछ सिक्के देता है और सिक्योरिटी बुलाता है। इजाबेल को ग्रेग को खींच कर ले जाना पड़ता है और वह उसे याद दिलाती है कि ब्योर्न असली नहीं है, उसे बस रिब्यूट किया गया है। इसके बाद इजाबेल कामकाजी महिलाओं से पेपर स्प्रे खरीदती है और एक क्लाइंट को फंसाती है। जब वह उसकी गाड़ी में जाती है तो स्प्रे का इस्तेमाल करती है और ग्रेग उस आदमी को बाहर खींचता है। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेग उसे एक घूंसे से गिरा देता है। आदमी का बटुआ चुराकर दोनों गाड़ी में चले जाते हैं और ग्लव बॉक्स में एक बंदूक पाते हैं। कुछ देर बाद वे कैंडो के ठिकाने पर पहुंचते हैं। इजाबेल उसे धमकी देती है कि अगर उसने नीले क्रिस्टल्स नहीं दिए तो वह उसे गोली मार देगी। कैंडो सहमत होता है और अपनी जेब में हाथ डालता है। इजाबेल को लगता है कि वह बंदूक निकाल रहा है तो वह उसे गोली मार देती है, लेकिन उसकी जेब में क्रिस्टल्स ही थे। इजाबेल को कोई पछतावा नहीं, क्योंकि वह कहती है कि कैंडो असली होने के बावजूद असली दुनिया में नहीं मरेगा। ग्रेग घबरा जाता है। उसे लगता है कि इजाबेल अपने हिसाब से नियम बना रही है। अचानक पुलिस इमारत में घुस आती है तो ग्रेग और इजाबेल छत पर भागते हैं। वे फायर एस्केप से निकलकर चुराई हुई गाड़ी तक पहुंचकर भाग निकलते हैं। इसी बीच एमिली आर्थर के पास जाती है क्योंकि पुलिस ने उसे ताजा खबर दी है। वह उससे मदद मांगती है। जब दोनों बस्ती में पहुंचते हैं वे डिवाइस तैयार करते हैं, लेकिन पाते हैं कि नीले क्रिस्टल्स फिर से कम हैं। पुलिस पुल पर दिखाई देती है और इजाबेल निष्कर्ष निकालती है कि उनमें से एक को वापस जाना होगा और दूसरा यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएगा। ग्रेग यहाँ रहने से इनकार करता है तो इजाबेल उसे डिवाइस देती है, लेकिन वह उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। इसके बजाय वह एक योजना सुझाता है। इजाबेल उसे मार दे ताकि वह असली दुनिया में जागे और वह डिवाइस से उसका साथ दे सके। इजाबेल मना करती है और स्वीकार करती है कि उसे यकीन नहीं कि कैंडो जिंदा है, क्योंकि यह पहली बार है कि सिमुलेशन में मौत हुई। जब पुलिस बस्ती को घेर लेती है, एमिली और आर्थर वहां पहुंचते हैं। आर्थर एमिली का साथ देता है, लेकिन कहता है कि वह अपने पिता का समर्थन नहीं कर रहा। इजाबेल टूट जाती है और खुद को दोष देती है क्योंकि उसने यह दुनिया बनाई। ग्रेग उसे सांत्वना देता है कि यह दुनिया खूबसूरत है और वह उसे छोड़कर नहीं जाएगा। एमिली पुल पर दौड़ती है और ग्रेग को पुकारती है, लेकिन पुलिस उसे खींच ले जाती है। इजाबेल एमिली की ग्रेजुएशन तस्वीर देखती है और उसे खूबसूरत कहती है। वह ग्रेग को चूमती है और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए बाहर निकलती है ताकि वह क्रिस्टल्स के साथ डिवाइस इस्तेमाल कर सके। पुलिस उसके पीछे चली जाती है और ग्रेग बस्ती से चुपके से निकलकर भाग जाता है। वह शहर के बीच से गुजरते हुए रोता है। आखिरकार जो हुआ उसे स्वीकार करता है। कुछ देर बाद ग्रेग एक सपोर्ट ग्रुप में होता है और स्वीकार करता है कि वह नशे का आदी है। पता चलता है कि सिमुलेशन की सारी कहानी इजाबेल और ग्रेग के गैर कानूनी पदार्थों के सेवन से पैदा हुए भ्रम थे। वे शुरू से ही हिंसक बेघर लोग थे। आखिरकार ग्रेग इतना साफ हो जाता है कि वह इजाबेल से फिर मिलता है। ब्लिस एक ऐसी कहानी है जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। तो अभी लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे अजीब पल कौन सा लगा, और ऐसे ही अनोखी फिल्मों की कहानियों के लिए आरविन मूवी हब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।